हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। जो लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म। ये लेक्चर बहुत जरूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे अब अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग जो भी है। तो इसके अंदर हम डिफरेंट वर्ड से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो आप फेस करने वाले हो अकाउंटिंग करने के दौरान। देखिए, सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन, लेन देन। ट्रांजेक्शन वर्ड को मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में। देखिए, जो भी हम बिजनेस के अंदर मॉनेटरी टर्म में, पैसों के फॉर्म में माल खरीदना बेचना, ठीक है, पैसा लेना देना, ये सारी चीजें जो है वो है लेन देन। ओके, हम मशीन खरीद के लेकर के आ रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, इसको बोलते हैं लेन देन। कैपिटल, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो उसका मालिक है, बिजनेस में जो पैसा लगाता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड बाय ऑनर। ओके, अकाउंट्स, भाई मैंने बिजनेस ट्रांजेक्शन बहुत लोगों से करी है, बहुत लोग, 1000 लोग, लाख लोग, करोड़ भी हो सकते हैं। तो सबका अलग अलग सेपरेशन करना, अलग अलग करना अकाउंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और इससे फायदा क्या है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर बंदे की इंफॉर्मेशन जाननी हो, जैसे कि राम से कितना हम माल खरीद रहे बेच रहे पूरे साल, और उसे कितने पैसे मिल गए या दे दिए हमने, पूरी इंफॉर्मेशन राम की जाननी हो तो राम का अकाउंट ओपन कर लो, राम की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एज इट इज श्याम की। तो इस तरीके से अकाउंट के थ्रू में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ड्रॉइंग, भाई जो ऑनर अपने ही बिजनेस से अपने लिए कुछ गुड्स या पैसा निकाल लेता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी दुकान परचून की दुकान है और आप अपने दुकान घर के लिए कभी चीनी निकाल लेते हो, कभी गुड्स बिस्किट निकाल लेते हो, कभी नमकीन, कुछ भी कोई सामान। फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप की दुकान है, आपकी लैपटॉप का शोरूम है, आपने 2 लैपटॉप अपने लिए, बच्चों के लिए ले लिए, तो वो जो है खुद के यूज के लिए जो हम कोई भी गुड्स, कोई भी सामान, कोई पैसा निकालते हैं, उसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं। असेट्स वर्ड आपके लिए न्यू है, बट आप प्रॉपर्टी के बारे में तो जानते होंगे। प्रॉपर्टी आपकी जमीन जायदाद, आपके घर में रखा सारा सामान, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, ये सारी चीजें क्या होती है? प्रॉपर्टी, जिसको हम असेट्स बोलते हैं। असेट्स एंड प्रॉपर्टी एक ही बात है। तो ऐसे कंपनी में भी असेट्स होती है, बिल्डिंग, मशीन, कैमरा, ट्रक्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम असेट्स बोलते हैं, जिनके ऊपर हमारा अधिकार होता है, जो हमारा है, जो मेरा है। ठीक है। लायबिलिटीज, इसको हिंदी में असेट्स को संपत्ति बोलते हैं। ठीक है। लायबिलिटीज यानी हिंदी में इसको बोलते हैं दायित्व। सिंपल मीनिंग उधारी, जिससे आपने पैसा लिया है, लोन लिया है, अपने ऊपर कर्ज लिया है, उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज। चुकाना है उसे फ्यूचर में, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 2 महीने, 3 महीने के बाद आपको पैसा चुकाना है, उसे हम बोलते हैं लायबिलिटीज। ओके। रिसीव, एक कंपनी के अंदर एक जो भी वो गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, उससे मिलने वाले जो इनकम है, उस गुड्स को बेच करके, गुड्स के बारे में बात करते हैं हम। गुड्स मतलब जिसमें हम डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं मार्कर बना के बेचता हूं, तो मार्कर मेरे लिए गुड्स है, इसको मैं खरीदता हूं, इसके लिए कोई सामान है, प्लास्टिक वगैरह या इंक वगैरह, तो ये सारा मेरे लिए क्या है? गुड्स है। तो उस गुड्स को बना के बेचूंगा तो मिलने वाली जो इनकम होगी ना, उसे हम बोलेंगे रिसीप्ट। ओके। अब रिसिप्ट के अंदर 2 बातें होती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो रेवेन्यू के अंदर क्या है? एक, अगर मैं गुड्स बना के बेच रहा हूं तो एग्जैक्टली रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक है। और एक कोई पुरानी बिल्डिंग है, कोई पुरानी मशीन है, वो अब यूजलेस है, उसे मैं बेच रहा हूं, तो बेच कर मिलने वाली जो इनकम होगी उसमें बोलूंगा कैपिटल रिसिप्ट। मतलब रिसिप्ट 2 टाइप्स की होती है। रेवेन्यू मतलब स्मॉल, जो रेगुलर है, जो मेरे गुड्स से रिलेटेड है, उससे मिलने वाली जो इनकम होगी रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल में क्या होती है? जो हमारे असेट्स है, जैसे बिल्डिंग वगैरह, अगर वो खराब हो गई, उसे बेच रहे हैं, तो उससे मिलने वाली जो इनकम है उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर, जैसे रिसिप्ट का भी एक्सपेंडिचर है, खर्चे। तो 3 टाइप्स के हैं, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड। ये कैसे? कैपिटल, बहुत छोटे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बिजनेस के नॉर्मली आपके लाइफ से रिलेटेड है। आप एक बाइक या स्कूटी खरीद रहे हो, इसके अंदर आप पेट्रोल डाल रहे हो, ठीक है। बाइक आपने एक बार खरीदा है और पेट्रोल आप बार बार डाल रहे हो, ये बात क्लियर है ना? तो बाइक आपने जब एक बार खरीदा था तो ये सोच करके भाई 10 साल 5 साल तो हम चलाएंगे,
तो जब आप कोई लगे भी कोई भी असेट्स, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो और एक बार खरीदने के बाद इसको लॉन्ग टाइम तक चला सकते हो, तो ऐसे असेट्स को, ऐसे खर्चे की हुई चीजों को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें लॉन्ग बेनिफिट मिलने वाला है। रेवेन्यू, अब उसे पेट्रोल डाल रहे हो, बार बार डालना पड़ेगा ना, जितनी दूर जाओगे उतना, तो बार बार वाले खर्चे क्या होते हैं? रेवेन्यू। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस से बहुत बड़ा बिजनेस हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर हमने बिल्डिंग खरीद ली, मशीन खरीद ली, भाई लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, तो कैपिटल। फिर हमने उसके चलाने के लिए मजदूर रखे हुए हैं, एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उसको इनकम जो देनी होगी, उसको जो सैलरी देनी होगी वो बार बार देनी होगी, तो वो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड डेफर्ड, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो ना कैपिटल होते हैं ना रेवेन्यू होते हैं। जैसे कि हमने एडवर्टीजमेंट करवाया, विज्ञापन करवाया, विज्ञापन मैंने 5 साल के लिए करवाया और 5 करोड़ रुपए का खर्चा है। अमिताभ बच्चन को मैंने साइन कर लिया, भाई आपको ऐड करनी टीवी पे, और टीवी वाले ने भी बोल दिया भाई हाँ ठीक है, पूरे 5 करोड़ का खर्चा है आपका, और ये 5 साल आपको दिखाएंगे हम। तो वो एड जो है, जो खर्चे हैं वो 5 ईयर में डिवाइड होंगे, मतलब जितना खर्चा था टोटल उसको ईयर से डिवाइड कर दो। 5 करोड़ का एक्सपेंस जो है वो मैं 5 ईयर में डिवाइड करूंगा तो 1 करोड़ रुपए 1 साल का आ गया खर्चा। तो उसको पार्टीशन करना छोटे छोटे फॉर्म में, वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, इसके बाद प्रॉफिट, गेन, इनकम, ये तीनों लगभग एक जैसे हैं, ऐसा लगता है नहीं। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी कंपनी हमारी जिसका नाम मार्कर बनाते हैं, ये मार्कर बनाते हैं, ठीक है, गुड्स मार्कर बना बना के बेचते हैं, तो उससे जो मिलने वाली इनकम है ना, वो मेन इनकम है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है, ऊपर ना मैंने क्या करा, एक कमरे बना दिया, किराएदार लगा दिया, तो उससे किराया मिलेगा आपको, तो वो है अदर, मतलब साइड से भी कमा रहे हैं अदर। या आपके पास पैसा फालतू आपने ब्याज पे लगा दिया, तो ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी अदर। लॉटरी खेल ली, लॉटरी जीत गए, तो इनकम हो गई, वो भी अदर। मेन इनकम क्या रहेगा? सिर्फ मार्कर। ठीक है, और गेन इनकम क्या होती है? इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्रॉफिट और गेन, मतलब टोटल इनकम, बाहर वाली इनकम और अंदर वाली इनकम को जोड़ करके जो हमें मिलेगा ना, उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू। मतलब इन दोनों के एडिशन को क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। जो यहाँ पे मैंने बात किया था, रेवेन्यू मतलब टोटल कमाई। टोटल कमाई कितनी हो गई, उसको बोलते हैं रेवेन्यू। उसमें से जो खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, उसको लेस कर देंगे। टोटल कमाई माइनस में खर्चा लेस, तो मिलेगी हमको मेन इनकम। ठीक है, सपोज मार्कर बना के हमने 50,000 कमाए, किराएदार से 20,000 कमा लिया, 70, और उसमें से हमने 30,000 खर्चा कर दिया एम्प्लॉय वगैरह को सैलरी देने में, तो कितनी कमाई हुई? 40। एक्सपेंस, बार बार एक्सपेंसेस वर्ड इस्तेमाल भी करता हूं भाई। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसको बनाने के लिए आप एम्प्लॉय रखिए हैं, सैलरी, मशीन में आप डीजल डालोगे, सैलरी दोगे, और स्टेशनरी वगैरह, पेन वगैरह खरीदोगे, रजिस्टर वगैरह बनाओगे, कंटेंट की सैलरी दोगे, तो ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? उस मार्केट को बनाने के लिए। तो जो भी सर्विसेज है, उस सर्विसेज को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जो भी पेमेंट होती है, जो भी हम एक तरीके से मॉनेटरी टर्म में हमें जो पे करते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस। लॉस, तो जब हम एक्सपेंस करते हैं, जैसे कि सैलरी किसी को दे रहे हैं तो बदले में उससे काम ले रहे हैं, लेकिन लॉस में ऐसा नहीं होता। लॉस में सिर्फ जाते ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल चोरी होना, आग लग जाना, या फिर बाढ़ आ जाना, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ आपका नुकसान ही होगा, जाएगा ही जाएगा, वो है लॉसेस। कुछ और वर्ड्स हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे परचेज की। देखिए परचेज क्या है? दो वर्ड होते हैं, बाय और परचेज। दोनों का मतलब खरीदना होता है। ठीक है, एक बिजनेस के लिए, फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेसमैन हूं और मेरा बिजनेस है फैन बनाना, फैन बना के मैं बेचता हूं। ठीक है, तो मेरा जो मेन फंक्शन है वो फैन बनाना, पंखा बनाना है। तो मैं पंखा बनाने के लिए प्लास्टिक या उसमें लोहा जो भी खरीदूंगा, या डायरेक्टली फैन ही खरीदूंगा, खुद के लिए नहीं खरीद रहा, ठीक है ना, बिजनेस के लिए खरीद रहा हूं। ठीक है, उसको बिजनेस के अंदर ला करके उसे बेचना है मुझे, मेरा मेन मकसद है खरीद करके बेचना। तो जब हम खरीदना वर्ड इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो उसमें हम परचेज बोलेंगे। यानी जब भी हम कोई रॉ मटेरियल, कोई गुड्स खरीदेंगे, तो फिर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज। भाई हमने परचेज किया है। ओके, और उसी बिजनेस में कोई हम मशीनरी लगा रहे हैं, कोई नई जमीन खरीद रहे हैं, नई लैंड खरीद रहे हैं, या बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो फिर हम वर्ड यूज, परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। फिर हम उसी बिल्डिंग का नाम यूज करेंगे। भाई बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग खरीदा है,
और उसमें अगर तुमने बोला पंखा खरीदा है तो पंखा नहीं खरीदा, गुड्स खरीदा है, यानी हमने परचेज किया है। तो गुड्स जहां हम खरीद रहे होंगे उसमें हम उसकी जगह इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, परचेज। और अगर कोई असेट्स खरीदते हैं तो उसकी जगह उस असेट्स का नाम आएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं परचेज रिटर्न की। जो हमने गुड्स खरीदा है उसको वापस करना है, कोई खराबी हो गई उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। सेल, जो हमने गुड्स परचेज किया यानी खरीदा उसको हम फिर बनाएंगे, यार वही मस्का मतलब हमने कच्चा माल खरीदा होगा उसको बनाएंगे और फिर उसको बेच देंगे, तो बेचना यानी सेल। सेल्स रिटर्न, कस्टमर ने क्या किया, वो गुड्स वापस कर दिए, भाई आपका माल खराब है, तो उसे बोलेंगे हम परचेज और सेल्स रिटर्न। ओके, एक वर्ड और है टर्न ओवर। टर्न ओवर क्या होता है, तो बच्चों जो पूरे साल की सेल होती है, पूरे साल के एक जो सेल होगी उसको हम बोलेंगे टर्न ओवर। यानी अगर टर्न ओवर वर्ड लिखा हुआ है तो समझ जाना उसके अंदर पूरे साल की सेल की बात। अब बात करते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री। जब आप कोई गुड्स खरीदोगे बेचोगे, लास्ट में कुछ तो बकाया रह जाएगा, कुछ तो बचा हुआ रह जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, तो अगर हम कंपनी है जो ट्रेडिंग कंपनी है, बस सामान लाते हैं और बेचते हैं, लाते हैं और बेचते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो जो बचा हुआ माल रह जाता है उसको हम स्टॉक बोलेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां पे हम गुड्स बनाते हैं, कच्चा माल बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं फिर बनाते हैं, तो लास्ट जो माल रह जाता है ना उसको हम इन्वेंट्री वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रेडर करते हैं जिसके पास माल रह जाता है, और ये मैन्युफैक्चरर के पास जो माल रह जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टॉक एंड इन्वेंट्री को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, वो आप लेक्चर नंबर 4 में देखना। ट्रेड रिसीवेबल, इसके अंदर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल आते हैं। भाई जिसको आपने गुड्स बेचा है, कस्टमर को गुड्स बेचा है, तो अब हमें पैसे लेने, तो पैसा जिससे लेते हैं ना, लेना है, उसको हम डेटर्स बोलते हैं। ठीक है, उसने उधार माल खरीदा है मुझसे। एज इट इज वो अगर डेटर नहीं है तो वो बिल्स रिसीवेबल होगा, मतलब उसको हमने बिल लिख के दे दिया होगा कि भाई आपको पैसे देने हैं, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके बिहाफ पर वो उधार माल मुझसे खरीद सकता है और बाद में पैसे दे सकता है। ठीक है, जिसपे एक तरीके से गारंटी पेपर होती है वो। तो डेटर्स जिससे पैसे लेने होते हैं, और बिल्स रिसीवेबल उनसे भी पैसे लेने होते हैं, उन्होंने भी हमसे उधार माल खरीदा हुआ है। ट्रेड पेबल, पेबल नाम से क्लियर है, पे करना है, हमने उनसे उधार माल खरीदा और अब वो हमसे पैसा मांग रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स, जिनसे हमने माल खरीदा और अब पैसे उनको देने हैं। और बिल्स पेबल, हमारे पास भी कुछ जैसे बिल्स रिसीवेबल के लिए कोई पेपर्स था उनके पास, ऐसे हमारे पास भी कोई पेपर्स हैं। ठीक है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बेस पे अगर मुझे कोई नहीं जानता है तो उस पेपर के बेस पे मुझे कोई उधार माल बेच सकता है। ठीक है, तो मैंने उनसे खरीद लिया तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना आपको, तो वो है आपका बिल्स पेबल और एक क्रेडिटर, दोनों क्या है हमारे लिए, पेबल, पे करते हैं। ओके, ये हमारी वैसे लायबिलिटीज होती है, उधारी। अब हम बात करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट की। देखो अकाउंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैथ्स होता है ना, मैथ्स में प्लस माइनस होता है। अगर 5 है, मुझे इसमें 2 इंक्रीज करनी है तो मैं ऐड कर दूंगा। अगर 2 या 3 लेस करने हैं तो लेस करूंगा। ओके, एज इट इज अकाउंट के अंदर होते हैं। अकाउंट में जो हमारे पास असेट्स होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो बढ़ती रहती है और घटती रहती है। ऐसी लायबिलिटीज बढ़ती रहती है और घटती रहती है, तो उनको बढ़ाने और घटाने के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं ना, वो डेबिट एंड क्रेडिट है। अब एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते कि डेबिट का मतलब बढ़ाना या घटाना ही है, ठीक है, या फिर क्रेडिट का मतलब बढ़ाना या घटाना है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता। अगर देखो मैथ्स में ये है, मुझे यहाँ पे इसको 3 जैसे कि नंबर में बढ़ाना है, तो माइनस और माइनस प्लस ही तो होते, तो माइनस कर रहा हूं। अकाउंट्स में ऐसा होता है इसके अंदर, जैसे कि एक असेट्स का एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, असेट्स का जो बैलेंस होता है ना, वो डेबिट होता है। ये आपको याद रखना है, वैसे मैं इसके लिए एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो अगर मैं और एसेट्स खरीदूंगा तो मैं और डेबिट करता जाऊंगा, और डेबिट करता जाऊंगा, और डेबिट करता जाऊंगा प्लस करने के लिए। लेकिन उनमें से कोई एसेट्स जो है पुरानी हो गई, जैसे मशीन कोई पुरानी हो, उसको बेच रहा हूं, तो बेचने के लिए तो कम होगा वो, तो मैं क्रेडिट करूंगा। तो असेट्स का बैलेंस डेबिट है, इसलिए ऐसा हो रहा है।
अगर बढ़ेगा तो डेबिट होता चला जाएगा और कम होगा तो क्रेडिट होता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई लायबिलिटीज है, कोई लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, लायबिलिटी जिसको पैसे दे रहे हैं उधारी, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना है, लायबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। मैं रूल्स बताऊंगा जनरल एंट्री में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि लायबिलिटीज का बैलेंस क्यों होता है ऐसा। तो लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर मुझे और उधारी बढ़ानी, मान लो मैंने 5 लाख का लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो मेरे ऊपर 5 लाख का क्या है, लोन चल रहा है, क्रेडिट बैलेंस। मैंने 2 लाख रुपए का और लोन ले लिया, तो मेरे पर कितने की लायबिलिटी हो गई, 7 लाख की। तो इसका मतलब और क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटीज में क्रेडिट का मतलब और बढ़ाना। और अगर मैंने लायबिलिटीज में से 7 लाख की लायबिलिटी में 3 लाख रुपए पे कर दिया जा करके, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट। तो लायबिलिटीज को कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट एक प्लस माइनस की तरह ही अकाउंट्स में काम करती है। क्लियर है? जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, इस तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं, डिटेल में जब बताऊंगा मैं, तो इस साइड डेबिट साइड ये वाली होती है और ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट, जब आप गुड्स खरीदने जाते हो तो कई बार क्या होता है, जो भी प्राइस डिसाइड हुआ होता है, फिर आप उसके साथ आर्ग्यू करते हो, भाई इतने में नहीं उतने में। तो जो भी दुकानदार कम प्राइस, जितने भी कम प्राइस में देने में सहमत हो जाता है, मान लो 500 है और उसको 400 देने में सहमत हो गया, का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है मेरे। और जो डिस्काउंट है वो 2 टाइप का है, एक होता है ट्रेड और एक होता है कैश। सपोज आप ट्रेडर्स हो, ठीक है, ट्रेडर्स हो, आप व्यापारी हो और आप लैपटॉप खरीदने गए 100 लैपटॉप, तो उसने बोला भाई एक लैपटॉप ना आपको 50,000 का पड़ेगा, तो 50,000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, यानी 50 लाख। तो उसने बोला लेकिन एक ऑफर है, अगर आप 200 लैपटॉप खरीद लोगे ना, तो हम 50 की जगह आपको 45 का ही लगा देंगे, 45,000 का। तो 5,000 वहां पे दिख रहा है सेविंग। वो सेविंग जो होगी ना, वो जो डिस्काउंट होगा, उसे हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। जब हम एक ट्रेडर्स दूसरे ट्रेडर्स को देता है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देता है, ठीक है, और वही ट्रेडर्स खरीद के लेकर क्या है 45 में मारकर वो लैपटॉप, उसी लैपटॉप को मार्केट में बेच रहा है 52 में, चलो 52 बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ उसको, 7,000 का। अब 50 से कंपेयर मत करना, 45 से, क्योंकि हमारी कॉस्ट प्राइस 45 से मानी जाएगी। तो 45 का माल उसने 52 में बेच दिया मार्केट में, 7 का प्रॉफिट हो गया। अब वो कस्टमर 52,000 रुपए उधार खरीद के लेके गया था, मतलब लैपटॉप, तो 52,000 दे नहीं रहा। मैंने किया है तो पैसा फंस गया उसके पास, है ना। फिर मैंने उसको लालच दिया, भाई ऐसा कर, तू 52 की जगह ना तू मुझे 50,000 दे दे आज का आज। अगर आज दे देता है तो डिस्काउंट दे रहा हूं, वरना तेरे में ब्याज चढ़ाऊंगा। तो जब हम एज अ ट्रेडर किसी कस्टमर को से जल्दी पैसा निकलवाने के लिए जो लालच देते, जो डिस्काउंट देते ना, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जल्दी जल्दी कैश वसूलने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंट, अब जिसको मैंने गुड्स बेचा था, जैसे कस्टमर जिसको 52,000 जो लैपटॉप वाला बोला था, वो कहता है जी मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं तो बस लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा लैपटॉप भी जा चुका है। ये मत सोचना कि आप लैपटॉप वहां से लेकर के आओगे, क्योंकि उसका लैपटॉप भी जा चुका है, पूरे कंप्लीट मान लो चोरी हो गई या आग लग चुकी है, कंप्लीट बर्बाद हो गया वो। अब वो पैसे देने की स्थिति में नहीं है, तो आप ले भी नहीं पाओगे, पैसे ही नहीं उसके पास। तो उस बंदे को हम कहेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन, जो अब कोई भी कर्ज चुकाने के उसमें है नहीं, वो कर्ज चुकाने के सिचुएशन में नहीं रहा बेचारा, ठीक है। सॉल्वेंट जो पैसा आसानी दे सकता है, जो इंसॉल्वेंट नहीं है मतलब सॉल्वेंट है, मतलब नॉर्मल पर्सन, जिससे आप आसानी से अपना पैसा निकलवा सकते हो, ठीक है। बैड डेट्स, जिस पर्सन के पास आपका पैसा फंसा हुआ है और पैसे आपको अभी मिल नहीं रहे हैं, टाल रहा है वो, तो जब तक पैसे नहीं मिल रहे ठीक है, उसके बाद फिर आप गए और उसके बाद उनसे बोला भाई पैसे चाहिए, तो वो कहता है मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरे पैसे अब हो गए, लॉस हो गया। तो उस पर्सन को तो हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया। लेकिन जो हमारा पैसा डूब गया ना, उसे हम बोलेंगे बैड डेट्स, डूबा हुआ पैसा, हिंदी बोलते हैं डूबा हुआ पैसा, ठीक है। एक वर्ड और है इसके अंदर, बैड डेट्स की जगह एक वर्ड आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। जो पैसे डूब गए थे, अब तो हमने डूबा हुआ सोच लिया, लॉस में डाल दिया तो उसे, फिर 3 साल के बाद वो बंदा कहता है भाई मैं तो सॉल्वेंट हो गया, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, तेरे जितने पैसे थे ना आगे ले जा, तो उसे बोलेंगे जो बैड डेट्स हो गया था वो अब बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए,
वो इनकम है। ठीक है, तो बेसिक तब में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा जिसके ऊपर मैं डिटेल्स में और भी चीजें बताने वाला हूं, तो आप देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।